Hello everyone, welcome to the channel BioExpert. So लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अबाउट बायोमोलिक्यूल्स जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है लाइक प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, उनका फंक्शन क्या होता है हमारे सेल के अंदर, ये पढ़ा था। इस लेक्चर में we'll स्टडी अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, अलॉन्ग विथ इट ग्लाइकोकैलिक्स लेयर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, वो किससे बनती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ठीक है। सो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम देखो, इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के एग्जैक्ट आउटसाइड इज अ लेयर नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, आपका सेल है, आपके सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो आपके सेल को प्रोटेक्ट करती है, जो आपके सेल को स्टेबिलिटी देती है, इंटीग्रिटी देती है, इन सब का टर्म, इन सब का मतलब हम आगे समझेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, फॉस्फेट होते हैं, जो आपके सेल को प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है ना। कोई भी बेकार सी चीज़ हो वो आपके सेल के अंदर नहीं आने देता है। पानी, जो साइटोप्लाज्म में आपका वाटर कंटेंट है, वो सेल के बाहर नहीं जाने देगा, वरना क्या होगा, आपका जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ग्लाइकोकैलिक्स लेयर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है, वो भी यही फंक्शन करती है, सेल को प्रोटेक्ट करने की। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिकली बहुत बड़ा रोल होता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो तो आपका सेल हो ही नहीं सकता, मतलब आपके सेल का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपके सेल को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होगा ना। तो इसके लिए ये तो जानना पड़ेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता किससे है। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। आज का टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन वो बनता किससे है, चलो कुछ लेयर जैसा है वो समझ गए, लेकिन वो बनता कैसे है। तो दैट इज मेड अप ऑफ 55% प्रोटीन। आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 55% प्रोटीन डाल दो आप। ठीक है। 25% आप फॉस्फोलिपिड ऐड कर दो। 13% आप कोलेस्ट्रॉल ऐड कर दो। 4% आप कुछ लिपिड्स ऐड कर दो। ठीक है। और 3% आप इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कर दो। मतलब इतनी चीज़ें आप ऐड कर दो तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाता है। आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली इतनी चीज़ें प्रेजेंट होती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। लेकिन क्या होता है ना कि तीन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो तीन होते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फॉस्फोलिपिड। सबसे पहले आपका आता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड ये सबसे अबंडेंट चीज़ होती है। अगर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ प्रेजेंट होगी ना, तो वो होगी फॉस्फोलिपिड। ठीक है। एक और चीज़ मैं यहीं पर बता देती हूँ। फॉस्फोलिपिड के अंदर टू टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड के अंदर टू टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। एक का नाम है इंटीग्रल प्रोटीन और एक का नाम है पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैसे अटैच्ड होते हैं, ये सब हम आगे जानेंगे। ये बस मैं इतना कहना चाहती हूँ आपसे कि जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड के अंदर दो टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है। एक ये फॉस्फोलिपिड होता है। फिर एक और लिपिड होता है स्पिंगोलिपिड। स्पिंगोलिपिड प्रेजेंट होता है। और एक और जो अभी हमने पढ़ा 13% कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। 13% कोलेस्ट्रॉल डन। इतनी चीज़ें ये जो है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेन कंपोनेंट्स है। जो फॉस्फोलिपिड है वो मोस्ट अबंडेंट है। अगर ये आपको पूछे तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट कोई चीज़ है तो वो फॉस्फोलिपिड है। ठीक है। चलो अब हम फॉस्फोलिपिड का मतलब समझते हैं। फॉस्फोलिपिड वर्ड को अगर आप ब्रेक करो तो आपके कौन से वर्ड्स बनेंगे,
फॉस्फेट एंड लिपिड, ठीक है, फॉस्फेट हो गया आपका और लिपिड हो गया, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है, मतलब ये बनता कैसे है। मैंने बोल दिया कि फॉस्फेट है, लिपिड है, लेकिन ये दिखने में कैसा होता है थोड़ा इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। फॉस्फेट, ये आपका फॉस्फेट होता है और ये आपका लिपिड होता है, ठीक है। लिपिड को हम टेल बोलेंगे और फॉस्फेट को हम हेड बोलेंगे। ये जो फॉस्फेट का ग्रुप है इसको हेड बोलेंगे, इसको टेल बोलेंगे। जो फॉस्फेट है ना, यानी कि जो हेड है वो होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, मतलब अगर उसके कांटेक्ट में पानी लेकर आओ तो वो आराम से पानी के साथ कंबाइन करेगा, रिएक्ट करेगा, जो करना है वो करेगा। लेकिन जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मतलब कि उसको पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये क्या करेगा ना, ये पानी से दूर होने की कोशिश करेगा। इट विल रिपेल फ्रॉम वाटर, ठीक है, ये पानी से दूर होने की कोशिश करेगा। और ये जो है हाइड्रोफिलिक, ये पानी से दूर होने की कोशिश नहीं करेगा बिकॉज इट्स वाटर लविंग, ठीक है। तो अब ना एक बात सोचो कि चलो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया जैसा है, ये हमारा सेल है। अच्छा, सेल है, ठीक है। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है ना, वहां पर भी वाटर होता है। जो साइटोप्लाज्म के बाहर का, ये जो सेल के बाहर का एरिया है, वहां पर भी वाटर प्रेजेंट होता है। तो ऐसे तो कैसे इसकी अरेंजमेंट होती है कि ये जो फॉस्फोलिपिड है, ये जो फॉस्फोलिपिड है वो सही ढंग से रह पाता है। तो ऐसे तो कैसे इसकी अरेंजमेंट होती है, बिकॉज जो आपका सेल होता है, सेल के अंदर इंट्रासेल्यूलर वाटर प्रेजेंट होता है, मतलब सेल के अंदर वाला पानी भी प्रेजेंट होता है। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि ये आपका लिपिड हो गया, सॉरी ये आपका फॉस्फेट हो गया और ये आपका लिपिड हो गया, ये तो हम नहीं कर सकते। ये लिपिड तो रिपल करेगा, ये लिपिड तो रिपल करेगा, तो आपका तो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा, ठीक है। और ना हम इसको उल्टा रख सकते हैं क्योंकि बाहर भी आपका पानी प्रेजेंट है, ठीक है। बाहर से करोगे तो भी आपका जो ये लिपिड का स्ट्रक्चर है वो पानी से रिपेल करेगा, तो पूरा स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, आपका सेल ही डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो इसकी अरेंजमेंट कैसे होती है ना, ये हम जानते हैं, ठीक है। ये है आपका फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप से लगा हुआ होगा ये आपका लिपिड ग्रुप, ठीक है। यहां पर ये समझ लो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहां पर वाटर है, कौन सा वाटर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब कि सेल के बाहर का जो पानी है वो। तो हम क्या करेंगे ना, ऊपर हेड को रखेंगे, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो साइड है वहां पर हम हेड को रखेंगे और नीचे टेल को रखेंगे, ठीक है। ये एक चीज हुई। दूसरी चीज हम क्या, ये चलो हमारी एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई कि जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर वाटर प्रेजेंट है, जो सेल के बाहर वाला पानी प्रेजेंट है, उसके कांटेक्ट में आपका हेड वाला पोर्शन आ गया, तो अब कोई स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन क्या होगा कि ये जो लिपिड वाला पोर्शन है वो सेल के अंदर वाला जो पानी है उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक और फॉस्फोलिपिड ले लेंगे। हमने क्या किया, ये फॉस्फोलिपिड है इसको उल्टा कर दिया, मतलब इसका हेड है वो नीचे कर दिया और उसकी जो टेल है वो ऊपर कर दी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये आप समझ लो आपके सेल के अंदर इंट्रासेल्यूलर, ठीक है, इंट्रासेल्यूलर वाटर प्रेजेंट है। इंट्रासेल्यूलर वाटर मतलब सेल के अंदर वाला पानी प्रेजेंट है। तो अब फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये वाला जो हेड है ये पानी के कांटेक्ट में है, ना कि ये जो टेल है वो पानी के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो ऐसे करके हम अरेंजमेंट करेंगे हमारे फॉस्फोलिपिड की लेयर का, और इन्हें हम क्या कहेंगे, बाई लेयर। क्यों हम इसे बाई लेयर कहेंगे, क्योंकि दो लेयर बन रही है इसके अंदर, राइट। फॉस्फेट और लिपिड की एक लेयर और दूसरी लेयर, बाय मतलब कि दो, तो दो लेयर बन रही है। तो ये जो मॉडल था, ये पूरा ये पूरा किसका स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर बहुत पहले एक साइंटिस्ट ने दिया था, एक मॉडल दिया था, और उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने ये बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड की अरेंजमेंट होती है वो कुछ ऐसे होती है। यहाँ से आपका डायरेक्ट साइटोप्लाज्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका साइटोप्लाज्म स्टार्ट हो जाएगा। साइटोप्लाज्म में पानी प्रेजेंट होता है, ओके।
तो अब आपके स्ट्रक्चर को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। डन। अच्छा, अब पता है क्या होता है कि ये जो आपका फॉस्फोलिपिड में ये जो आपकी लिपिड वाली लेयर है ना, लिपिड वाली लेयर क्या होती है, एक दूसरे से अटैच होती है। लिपिड वाली लेयर क्या होती है, एक दूसरे से एकदम सही ढंग से अटैच्ड होती है। ठीक है, मतलब क्या है, ये जो टेल्स होती है दैट आर अटैच्ड टू ईच अदर। क्यों एक दूसरे से अटैच्ड होती है, ताकि वो क्या कर सके कि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्या कर सके, स्टेबिलिटी दे सके। ठीक है, स्टेबिलिटी दे सके। मतलब ऐसा एज्यूम कर लो कि आपकी बॉडी के अंदर एकदम से टेम्परेचर बढ़ गया या फिर एकदम से आपके आजू बाजू में कोई प्रेशर बढ़ गया, कम हो गया, कुछ भी हुआ, तो आपके जो ये सेल्स है ना वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो टूटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसने स्टेबिलिटी दे रखी है आपके सेल्स को। ठीक है, सेकेंड ये क्या फंक्शन करता है, इंटीग्रिटी रखता है। देखो, इंटीग्रिटी नहीं होगी तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपका सेल है, आपके सेल के अंदर इंटीग्रिटी नहीं है तो क्या होगा कि जो आपके सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है वो पूरा बाहर निकल जाएगा। आपके सेल के अंदर जो पानी प्रेजेंट है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब जितना भी कंटेंट है तो आपका जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा, मतलब एकदम से सिकुड़ जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, ये जो टेल्स है एक दूसरे से अटैच्ड है, ये क्या करती है, एक तो आपकी जो सेल की है वो इंटीग्रिटी को बरकरार रखती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या करती है, सेमी परमिएबिलिटी रखती है। मतलब ये जो टेल्स है, ये जो फॉस्फोलिपिड लेयर है वो देखती है कि उन्हें किन चीज़ों को अंदर लेना है और किन चीज़ों को बाहर ले जाना है। ठीक है, तो ये जो टेल्स अटैच्ड है उनके ये सारे फंक्शंस है। ठीक है, कोई भी आलतू फालतू चीज़ को ना अंदर नहीं आने देगी। क्यों? क्योंकि इसकी एक क्योंकि ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मतलब कि कोई भी आलतू फालतू चीज़ अंदर नहीं आने देगा। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो लिपिड है वो ऑफ कोर्स वाटर को रिपल कर रहा है, वो पानी को रिपल कर रहा है। मतलब कि वो पानी से बने हुए जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वाटर सॉल्युबल जो भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ आयंस, मैं अगर सोडियम ले लूँ, पोटेशियम ले लूँ, मैं अगर ग्लूकोज ले लूँ, यूरिया ले लूँ, ये लिपिड जो है ना वो किसी भी चीज़ को अंदर आने नहीं देगी। लेकिन भाई ये तो गलत है ना, मतलब अगर सेल को अगर इनमें से किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई तो लिपिड तो उसको आने नहीं दे रहा। तो क्या होगा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक प्रोटीन, दो टाइप्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, दो टाइप्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, दो टाइप्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली इंटीग्रल और पेरिफेरल। ठीक है, ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं ना, ये दोनों प्रोटीन इन चीज़ों को अंदर आने देंगे। कैसे, मैं बताती हूँ, सुनो। ये हो गई आपकी फॉस्फोलिपिड की लेयर। इंटीग्रल प्रोटीन कैसे अरेंज होता है मैं बताती हूँ। ये जो आपका फॉस्फोलिपिड है ना उसके बीच में एक प्रोटीन क्या होता है, एम्बेडेड होता है। ठीक है, एम्बेडेड मतलब ऐसे ठूसा हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन इज एम्बेडेड बिटवीन फॉस्फोलिपिड्स के बीच में ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो एम्बेडेड होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर ना एक प्रोटीन लहराता हुआ रहता है, मतलब ये इन फॉस्फोलिपिड के बीच में नहीं ठसा हुआ होगा लेकिन ये इंटीग्रल प्रोटीन से अटैच्ड होगा और इस प्रोटीन को हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। इस प्रोटीन को हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, तो अभी मैं ना सबसे पहले आपको इंटीग्रल प्रोटीन का थोड़ा रोल समझाती हूँ। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन, देखो आपका जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है ना उसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, क्या होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल आपको ज़रूरत है, आपकी बॉडी को ज़रूरत है इंसुलिन की। ठीक है, इंसुलिन का लेवल डाउन हो रहा है तो आपका जो सेल है वो क्या करेगा, इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा।
तो एक लीगेंड होता है, एक लीगेंड होता है, वो लीगेंड आके सबसे पहले क्या करेगा, अटैच होगा। किससे अटैच होगा, ये रिसेप्टर से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट होगा लीगेंड का रिसेप्टर से। जैसे ही ये अटैचमेंट हुआ, सेकेंड स्टेप क्या होगा, ये जो आपका रिसेप्टर है ना, रिसेप्टर का डिफॉर्मेशन होगा, नॉट डिफॉर्मेशन, कॉन्फॉर्मेशन। कॉन्फॉर्मेशन मतलब क्या, इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है, रिसेप्टर का स्ट्रक्चर या फिर आप कह दो शेप या फिर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जैसे ही ये चीज हुई, यहाँ पे लगता है आपका साइटोप्लाज्म और वो सब, यहाँ पे आपका इंटीग्रल प्रोटीन, यहाँ पे आपकी फॉस्फोलिपिड। ठीक है, जैसे ही ये रिसेप्टर का शेप चेंज हुआ, तो इसके अंदर जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट है ना, वो इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देंगे। वो क्या करेंगे, इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देंगे। और ये इंसुलिन जो है वो फिर रिलीज होगा आपकी बॉडी में। ठीक है, तो ये सबसे पहले अटैचमेंट होगा, उसके बाद क्या होगा कि लिगेंड्स और रिसेप्टर का अटैचमेंट होने के बाद रिसेप्टर की जो है वो शेप चेंज हो जाएगी, एंड उसके बाद ये जो इंसुलिन है वो अपने प्रोटीन्स को बोलेगा कि चलो ये प्रोड्यूस करना है, तो उसका प्रोडक्शन हो जाएगा स्टार्ट। ठीक है, ये ना पहली चीज़ होती है। ये मतलब ये चलो सीधा सा काम हो गया। ठीक है, लिगेंड आया, रिसेप्टर के साथ जुड़ा। इसको ना अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, इट एक्टिवेट्स इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स, इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है कि चलो भाई अभी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो तुम इस चीज़ को बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, ये एक पहली चीज़ होगी जो आपका इंटीग्रल प्रोटीन करेगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ आपकी ये होगी कि it induces interactions between the receptor and the proteins in the cytoplasm that act as सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर। देखो ये स्टेटमेंट डिफिकल्ट है लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये आपके फॉस्फोलिपिड, ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन पे लगा हुआ होता है आपका रिसेप्टर। ठीक है, सेम ही प्रोसीजर है, एक छोटा सा चेंज आएगा। लीगेंड आया, लीगेंड आकर बाइंड हो गया, तो सबसे पहले क्या होगा, कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, रिसेप्टर का कॉन्फॉर्मेशन होगा। अब रिसेप्टर क्या करेगा ना, रिसेप्टर जो है वो सॉरी नॉट दिस रिसेप्टर जो है वो क्या करेगा, आपका सेकेंडरी मैसेंजर बनाएगा, सेकेंडरी मैसेंजर बनाएगा। रिसेप्टर का डिफॉर्मेशन हुआ, रिसेप्टर ने क्या किया, डायरेक्टली जाकर जो प्रोटीन या जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो चीज़ बनानी नहीं स्टार्ट की, रिसेप्टर में एक सेकेंडरी मैसेंजर बनाया। और ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है ना, वो जाके प्रोटीन्स को बोलेगा कि मुझे इन इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो ये प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो। मतलब यहाँ पर जो काम करेगा ना वो सेकेंडरी मैसेंजर होगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ एड्रेनालिन का। जब एड्रेनालिन का प्रोडक्शन हो ना, इसका एक एग्जांपल है एड्रेनालिन। जब एड्रेनालिन का प्रोडक्शन करना हो तो लीगेंड आके बाइंड होगा। ठीक है, ये जो रिसेप्टर है उसकी शेप चेंज हो जाती है, कॉन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो कॉन्फॉर्मेशन हुई, इसके बाद क्या होता है ना कि एक सेकेंडरी मैसेंजर बन जाता है, सेकेंडरी मैसेंजर बन जाता है। और वो जाकर सेल को बोलेगा कि
एड्रेनालिन का प्रोडक्शन करना है, एड्रेनालिन का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। अरे भाई एक सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने फर्स्ट वाला समझाया, एक्टिवेट इंट्रासेल्युलर पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्या हो गया कि तुम उसको डायरेक्टली मैसेज कर रहे हो, तुम अपनी वाली या अपने वाले को डायरेक्टली मैसेज कर रहे हो, ठीक है। अब क्या होगा कि कुछ लोगों को ना डर लगता है कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, तो ये क्या करेंगे, वो है जिस इंसान को मैसेज करना वो किसी दोस्त को बोलेगा और वो दोस्त उस बंदी को मैसेज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही प्रोसीजर चल रहा है कि रिसेप्टर डायरेक्टली प्रोटीन को मैसेज नहीं कर रहा है, रिसेप्टर सेकेंडरी मैसेंजर को बोल रहा है कि जाओ भाई तुम जाके ना प्रोटीन को एक्टिवेट करो क्योंकि मुझे एड्रेनालिन बनाना है, ठीक है। तो ये इसका एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन। भाई इस एग्जांपल के बाद ना समझ आया हो ना तो यार तुम बहुत अजीब किस्म के हो, ठीक है। ये हमने बात की पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन की। अब हम बात करेंगे पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन में सबसे पहले क्या होता है, इट इज अटैच्ड टू इंटीग्रल प्रोटीन, ये इंटीग्रल प्रोटीन से ही अटैच्ड होते हैं, ठीक है। सेकेंडली ये क्या करता है कि ये एज एन एंजाइम काम करेंगे, जो भी काम धीरे से हो रहा हो उसे फटाफट, उस काम को फटाफट करने में हेल्प करेंगे। और ये एक्ट करेंगे एज अ कंट्रोलर, कंट्रोलर मतलब क्या, कंट्रोल करेंगे कि कौन सी चीज़ आपकी जो है वो सेल के अंदर आनी चाहिए और कौन सी जो चीज़ें हैं वो सेल के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो दे विल एक्ट एज अ कंट्रोलर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस through the membrane pores, ठीक है। चलो वही मतलब ये जो है वो कंट्रोल करेंगे, ओके। नाउ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ फॉस्फोलिपिड, ये हमने टॉपिक कंप्लीट किया फॉस्फोलिपिड। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ प्रेजेंट होती है ना, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्पिंगोलिपिड्स। नहीं ये कलर नहीं, चलो ये कलर लेते हैं, स्पिंगोलिपिड्स, ठीक है। स्पिंगोलिपिड्स, ये जो लिपिड्स है वो डिराइव कहाँ से होते हैं, तो दे डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड स्पिंगोसाइन, ठीक है। एक अमीनो एसिड नहीं, एक अमीनो अल्कोहल है, एक अमीनो अल्कोहल में से ये स्पिंगोसाइन जो है वो डिराइव करता है। वो अमीनो अल्कोहल का नाम क्या है, स्पिंगोसाइन जो है उनसे क्या बनता है, स्पिंगोलिपिड, ठीक है। स्पिंगोलिपिड का फंक्शन क्या होता है, स्पिंगोलिपिड का फंक्शन होता है कि इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम हार्मफुल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। ये आपके सेल को प्रोटेक्ट करेगा कि बाहर अगर कोई भी चेंजेस आए तो उससे आपका जो सेल है वो टूटे फूटे है। सेकेंडली सिग्नल ट्रांसमिशन, ठीक है। एक सेल से दूसरे सेल में अगर कोई सिग्नल पहुंचाना है तो उसका काम भी कौन करेगा, ये स्पिंगोलिपिड्स। थर्ड ये क्या करते हैं, इट विल मेक अ एडेंशन साइट। एडेंशन साइट का मतलब क्या है कि एक सेल, आपने सुना ना कि एक सेल जब दूसरे सेल से जुड़ता है तो आपका क्या बनता है, आपका टिश्यू बनता है, ठीक है। तो एडेंशन का मीनिंग ही ये है कि एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने में ये काम लगता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि एक सेल और दूसरे सेल डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, उसमें स्पेशल चीज़ें, स्पेशल प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशल चीज़ें इन्वॉल्व होती है जो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ कर रखती है, ठीक है। एडेंशन साइट मतलब कि बस ये एक सेल को दूसरे सेल के साथ चिपकाने में हेल्प करता है, काम नहीं करता है, हेल्प करता है, ठीक है। ये हमने ख़त्म किया स्पिंगोलिपिड्स।
स्पिंगोलिपिड्स कहाँ से डिराइव होते हैं, एक अमीनो अल्कोहल करते हैं स्पिंगोसाइन, स्पिंगोसाइन में से स्पिंगोलिपिड बनता है। उसके 3 फंक्शंस होते हैं, हार्मफुल एनवायरनमेंट में सेल को प्रोटेक्ट करता है, सिग्नल का ट्रांसमिशन करता है और एक एडेंशन साइट प्रोवाइड करता है सेल को। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल भी एक टाइप का लिपिड ही है, कोलेस्ट्रॉल भी एक टाइप का लिपिड ही है, ठीक है। और ये जो है ना, इट इज डिसॉल्व्ड इन बाइलेयर। क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स ये लिपिड है, बाइलेयर में तो कौन सी चीज़ नहीं डिसॉल्व हो सकती, जो पानी से बनती है, राइट, या फिर जो वाटर सॉल्युबल है। अब ये कोलेस्ट्रॉल खुद ही एक टाइप का लिपिड है, तो ऑफ कोर्स वो लिपिड में डिसॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं, कोलेस्टेरॉल के फंक्शंस क्या होता है। कोलेस्टेरॉल ना, सबसे पहले आप कंट्रोल मेम्ब्रेन फ्लूइड, मतलब कि ये ना एकदम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है आपकी मेम्ब्रेन को, ठीक है, आपकी मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और ये ना ज़्यादा हार्ड होता है ना ज़्यादा फ्लूइड होता है, ठीक है। ये अलाउ करता है प्रोटीन्स की मूवमेंट को, ठीक है। मतलब आपका जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड प्रेजेंट है, जो फॉस्फेट प्रेजेंट है, उसकी थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, तो उस मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कोलेस्टेरॉल, ठीक है। एंड सेकेंड फंक्शन इज रेगुलेट परमिएबिलिटी, मतलब वही कि कौन सी चीज़ अंदर आनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं आनी चाहिए, उस चीज़ का ध्यान भी रखता है ये कोलेस्टेरॉल, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट किया यहाँ पर आपका फॉस्फोलिपिड, कोलेस्टेरॉल, स्पिंगोलिपिड्स दैट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स। सॉरी स्पेलिंग, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट कहाँ होती है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट आउटसाइड एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अब ग्लाइकोकैलिक्स किससे बनती है, ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली बनती है 3 चीज़ों से, दैट आर ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन। ये मैं क्यों तोड़ रही हूँ ना, ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड मतलब ग्लाइकोजन और लिपिड, एंड प्रोटियोग्लाइकेंस, ठीक है। देखो प्रोटियोग्लाइकेंस का ना एक सिंपली मैं आपको मतलब समझाती हूँ। प्रोटियोग्लाइकेंस का मीनिंग क्या होता है, एक कोर प्रोटीन होता है, ठीक है। एक क्या होता है, कोर प्रोटीन, एक होता है कोर प्रोटीन, और कोर प्रोटीन से ना कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड होता है, कोर प्रोटीन से ना कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अटैच विथ कोर प्रोटीन, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो होता है किसका, प्रोटियोग्लाइकेंस का, ठीक है। अब देखो मैं ना एक स्टोरी समझाती हूँ। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन थोड़े बेवफा है। कैसे बेवफा है मैं बताती हूँ। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट है ना, उसमें से ये प्रोटीन क्या करता है, ये जो प्रोटीन जो एक्चुअली ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर प्रेजेंट है, वो जाके एम्बेड हो जाता है किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। सिमिलरली ये जो लिपिड प्रेजेंट है, ये जो लिपिड ये ग्लाइकोकैलिक्स के पास है, वो भी जाके किस में एम्बेड हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। मतलब अपने वाले को छोड़कर किसी और वाले के पास चला जाता है, मतलब ग्लाइकोकैलिक्स को छोड़कर ये कहाँ जाके एम्बेड हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन में। आपको पता है कि प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है, लिपिड का क्या फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन में, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये ना थोड़े बेवफा टाइप्स है, लाइक ये ग्लाइकोकैलिक्स को छोड़कर ये प्रोटीन और लिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन में जाके एम्बेड हो जाते हैं। वफादार कौन है, ये प्रोटियोग्लाइकन्स। अच्छा, ग्लाइकोजन का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोजन इट्स अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अब चलो प्रोटीन चला गया, लिपिड चला गया, तो अब इसके पास क्या बचा, कार्बोहाइड्रेट ही बचा ना। ग्लाइकोजन क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। तो अब इसके पास क्या बचा, कार्बोहाइड्रेट। इन दोनों की बात हो गई। और ये जो प्रोटियोग्लाइकन्स है और ये जो प्रोटियोग्लाइकन्स है ना, वो वफादार है, मतलब वो इसके साथ एकदम सही से चिपका हुआ रहता है, ठीक है। ये कैसा है, ग्रीन फ्लैग है। प्रोटियोग्लाइकन कैसा है, ग्रीन फ्लैग है, वो सही से एकदम अच्छे से ग्लाइकोकैलिक्स के साथ रहता है। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है ना, इससे हमारा ये कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारी ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है ना, ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर है वो होती है रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। वो क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होती है, रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत ना मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया ग्लाइकोकैलिक्स का कि ऐसे ऐसे ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होती है। हाँ, सेकेंड थिंग कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, अब ग्लाइकोकैलिक्स है ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। कैसे अटैच्ड है, लूजली अटैच्ड है, ठीक है। तो इसे ना हम एक, अगर इसे हमें प्रॉपर डेफिनेशन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, द एंटायर आउटसाइड surface of the cell is attached with loose carbohydrate कोट, और इस कोट का नाम क्या है, आपका मंद पसंदीदा, बेवफाएं झेलने वाला ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ओके, अब ये ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, अब इसका ना फंक्शन जान लेते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले ना ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो क्या करेगा कि उसका ना नेगेटिव चार्ज होता है, उसका चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि ऑलमोस्ट जो भी सारे सेल्स है ना उनको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया तो क्या होगा कि जो एक सेल है वो दूसरे सेल के साथ रिपल करेगा, ठीक है। अगर इनके बीच में नेगेटिव चार्ज नहीं हुआ तो क्या होगा, एक तो ये कंडीशन हो सकती है ना कि ये जो सेल है वो एक दूसरे के अंदर घुस जाए और उनका जो साइटोप्लाज्म है वो बिगड़ जाए, वो उनके अंदर के जो ऑर्गेनल्स है वो सारे डिसरप्ट हो जाए, सेल खुद डिसरप्ट हो जाए। तो ये क्या करता है कि सेल को नेगेटिव चार्जेस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से सेल एक दूसरे से रिपल करते हैं, ठीक है। और जितनी भी नेगेटिवली चार्ज्ड चीज़ें हैं ना, नेगेटिवली चार्ज्ड कोई भी चीज़ हो, चाहे फिर वो आपके आयंस हो, उनसे भी आपके सेल्स को दूर रखता है, ठीक है। तो ये एक पहला फंक्शन है ये ग्लाइकोकैलिक्स लेयर का। सेकेंड फंक्शन इज ग्लाइकोकैलिक्स ना एक सेल को दूसरे सेल के साथ अटैच करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। The glycocalyx of some cell, कुछ सेल्स, the glycocalyx of
some cells attaches to the glycocalyx of other cells. ठीक है, ओके। तो ये जो है ये फंक्शन प्रोवाइड कर, ये जो फंक्शन है वो है ग्लाइकोकैलिक्स का। और कभी कभार ना इन ग्लाइकोकैलिक्स के ऊपर सर्टन रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना कि इंटीग्रल प्रोटीन के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट है, वैसे कभी कभार ग्लाइकोप्रोटीन्स के ऊपर रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके। तो क्या होता है कि उससे हार्मोन प्रोडक्शन होता है, तो सर्टेन रिसेप्टर्स भी अटैच्ड होते हैं, तो ये रिसेप्टर्स हेल्प्स इन हार्मोन प्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। ठीक है, सो होप यू हैव लाइक द लेक्चर। ठीक है, लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, एंड नेक्स्ट लेक्चर में ना हम ऑर्गेनल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला ऑर्गेनल हम पढ़ेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद सॉरी नॉट ग्लाइकोकैलिक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी एपरेटस और फिर लाइसोसोम्स। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक रहेगा। होप यू हैव लाइक द लेक्चर। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी हो जो ना समझ आई हो या आप कंफ्यूज हो, तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेशन। ओके, then thank you, all the best, hope to meet you guys soon.